तो इस बेहतरीन ट्रिक के साथ इसको आप याद कर सकते हो कि भूतनाथ अंकल इस टायर को कन्वर्ट कर देंगे रबर में। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अभी तक केमिस्ट्री में वन शॉट के नाम पर हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से सारे वीडियो हमने कंप्लीट कर रखे हैं। आज बारी है चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर्स की। यहां से आते हैं 3 ऑब्जेक्टिव, तो देख लीजिए इसका सिलेबस। काफी बेहतरीन तरीके से मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं पॉलीमर्स। ओके, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स एंड देयर मोनोमर्स, और लगाएंगे कुछ बोध के बेहतरीन ऑब्जेक्टिव्स। ओके, ये सारा वीडियो देखने के बाद आप सारे बोध के ऑब्जेक्टिव लगा लोगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत सारी ट्रिक आप लोगों के लिए हमने बना रखी है, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, तो बने रहे सब लोग। चलिए तो बात कर लेते हैं पहले इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन मतलब कि चैप्टर का कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं किस टाइप से चैप्टर रहेगा हमारा। ओके, क्या है चैप्टर के अंदर। तो भैया पॉलीमर्स चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले पॉलीमर्स ही देख लेते हैं। पॉलीमर्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड व्हेन हंड्रेड्स ऑफ मोनोमर्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। ठीक है, तो पॉलीमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, ये कैसे बनते हैं, तो भैया ये मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं। ओके, मोनोमर्स एक सिंगल यूनिट हो जाती है। ओके, मोनोमर जो होती है सबसे छोटी यूनिट होती है पॉलीमर्स की, तो पॉलीमर्स क्या होंगे, मोनोमर्स से मिलकर बनेंगे ये लोग। ओके, देखिए आप क्या करो, मोनोमर्स लाते जाओ, मोनोमर्स लाते जाओ, मोनोमर्स लाते जाओ, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉलीमर्स। ओके, और थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट। ठीक है, पॉली का मतलब मैनी मतलब बहुत सारे, मर मतलब पार्ट्स, पार्ट्स मतलब पार्ट्स, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया पॉलीमर का बिल्कुल ग्रीफ वर्ड में मतलब। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पॉलीमर इज यूज्ड एज अ सिनोनिम्स फॉर प्लास्टिक। ठीक है, तो जो प्लास्टिक होता है वो भी एक तरह से क्या होता है, पॉलीमर ही तो होता है। प्लास्टिक क्या होता है, पॉलीमर ही होता है। भैया लोग सुनो एक बात, द ऑल प्लास्टिक आर पॉलीमर बट नॉट ऑल पॉलीमर्स आर प्लास्टिक। ओके, तो सारे प्लास्टिक जो होते हैं पॉलीमर्स नहीं होते हैं, लेकिन सॉरी, जो सारे प्लास्टिक्स होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं। सारे प्लास्टिक पॉलीमर होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी कि सारे पॉलीमर भी प्लास्टिक ही हो। नॉट ऑल पॉलीमर्स आर प्लास्टिक, प्लास्टिक पॉलीमर्स के अंदर आता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्लास्टिक भी जो पॉलीमर्स है वो प्लास्टिक होंगे सारे के सारे। नहीं भैया, पॉलीमर्स एक अलग चीज़ है, प्लास्टिक अलग चीज़ है। जैसे कि आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या कुत्ता एक जानवर है, कुत्ता एक जानवर है, तो क्या सारे जानवर कुत्ते हैं, नहीं। ठीक है, सारे जानवर कुत्ते नहीं। कुत्ते जो होते हैं वो किसके कैटेगरी में आते हैं, वो एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। प्लास्टिक को समझ लो कुत्ता, पॉलीमर हमारे हो गए एनिमल। ओके, तो ये बात है यहाँ पर। ओके, एग्जाम्पल देख लो इसका एक, इथाइलिन। इथाइलिन इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। इथाइलिन जो होता है वो होता है मोनोमर। अगर इसी तरह से इथाइलिन को आप एन नंबर ऑफ इथाइलिन ले आते हो, एन नंबर्स ऑफ इथाइलिन लेके आ जाते हो, तो फिर उस समय आप उसको क्या बोलोगे, उस समय उसको बोलोगे पॉलीइथाइलिन। और पॉलीइथाइलिन को हम क्या बोल रहे हैं आजकल, पॉलीइथाइलिन को हम आजकल बोल रहे हैं पॉलीथीन। ओके, तो इथाइलिन जो होता है वो होता है मोनोमर, पॉलीइथिलीन जो होता है हमारा वो होता है हमारा पॉलीमर। ओके, तो समझ गए होंगे आप लोग कि जो मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर से मिलकर क्या क्या बनते हैं, मोनोमर से मिलकर बनते हैं पॉलीमर्स। ओके, तो ये रहा सबसे बड़ा एग्जाम्पल। पॉलीथीन हम डे टू डे लाइफ में देखते ही देखते हैं। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि बोर्ड में दे रखी है, आप लोगों को ये पता भी होनी चाहिए। नो चार्ज, स्कैटर द लाइट, हाई मोलिकुलर मास। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज है हमारे भैया पॉलीमर्स की। पॉलीमर्स के ऊपर ना तो कोई चार्ज होता है, ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, उसके अलावा हाई मोलिकुलर मास इनका होता है। ठीक है, क्योंकि मोनोमर के कंपेयर में इनका मोलिकुलर मास काफी ज्यादा होता है। ओके, स्कैटर कर सकते हैं लाइट को, तितर बितर कर देंगे लाइट को, समझते हो ना, स्कैटर ऑफ लाइट, रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। उसके अलावा है नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के ऊपर। सभी लोग बने रहे वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। बहुत सिंपल चैप्टर है ये। और साथ में एक बात और आपको क्लियर कर दूं, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी ट्रिक्स बना रखी है ताकि आपको मोनोमर याद करना ना पड़े। ट्रिक के माध्यम से आप उनको आसानी से समझ सको। ओके, चलिए तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ये देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर 4 प्रकार से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सोर्सेज, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्सेज, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये 4 हमारे क्राइटेरिया हैं, इनके बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, तो बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सोर्सेज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, नेचुरल पॉलीमर पढ़ेंगे, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में क्या पढ़ते हैं, लीनियर पढ़ते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर पढ़ते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर पढ़ते हैं।
बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्सेज में क्या क्या पढ़ते हैं, इलास्टोमर्स हो गया, फाइबर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ये आ जाएंगे अपने बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्सेज के अंदर। फिर बात करते हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के अंदर, तो एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। फिर आप लोगों से बोल दूं, ये जो आप लोग इतना देख रहे हो यही सब कुछ है इस चैप्टर में, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, और छोटी छोटी डेफिनेशन है, 2-2 मिनट में आप सारी डेफिनेशन जो होगी वो सारी कर लोगे, विद एग्जाम्पल आप लोग करने वाले हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही, बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सोर्सेस के ऊपर से। तो बात की थी हमने नेचुरल पॉलीमर के ऊपर। तो नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं, नाम से ही क्लियर है, प्रकृति वाले। तो पॉलीमर्स विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल आर कॉल्ड एज नेचुरल पॉलीमर्स, जो कि हमें नेचर से मिलते हैं। ओके, उन्हीं को बोलते हैं पॉलीमर्स, माफ कीजिएगा नेचुरल पॉलीमर्स उन्हीं को बोलते हैं जो नेचर से हमें डायरेक्टली मिल जाते हैं। एग्जांपल हो गया सेल्यूलोज, कॉटन, सिल्क, वूल, रबर, ये सारे एग्जांपल है हमारे नेचुरल पॉलीमर के, ठीक है। ध्यान रखिएगा सेल्यूलोज और रबर। सेल्यूलोज आप कहाँ पर पढ़ते हो, सेल्यूलोज आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ के आ चुके होंगे। मैंने आपको समझाया था, सेल्यूलोज बताया था, आपको ग्लूकोज बताया था, वहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। ओके, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट याद रख सकते हो कि सेल्यूलोज इसका एग्जाम्पल है, नेचुरल पॉलीमर का ये एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक पॉलीमर के ऊपर। बहुत सिंपल डेफिनेशन इसकी भी, इट इज़ मैन मेड, मतलब कि ये मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। बात खत्म यहाँ पर। जैसे पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया। अभी आप सिर्फ पॉलीथीन ध्यान रखो, नायलॉन, टेरिलीन जो होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये भी एक तरह से पॉलीमर ही होते हैं वैसे तो, अगर आप चाहो तो यहीं पर याद कर सकते हो, लेकिन आगे हमने इसके लिए अलग से स्लाइड बना रखी, तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा मजा आने वाला है इनको पढ़ने में। ओके, तो आप चाहो तो अभी इसको याद रख सकते हो, अगर याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आगे याद हो जाएंगे हमको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद बात करते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के ऊपर। सेमी लगा दिया सिंथेटिक के आगे, देख रहे हो आप लोग, सेमी सिंथेटिक। तो दिस पॉलीमर्स आर मोस्टली डिराइव फ्रॉम नेचुरली ऑक्यूरिंग पॉलीमर्स बाय केमिकल मॉडिफिकेशन। देखिए सेमी सिंथेटिक जो होते हैं वो, उनमें जो योगदान होता है, उनको बनाने में जो योगदान होता है वो प्रकृति का भी होता है और मनुष्यों का भी होता है। मतलब कि ये प्रकृति वाले भी हैं और साथ साथ मनुष्यों वाले भी हैं। क्या होता है ना, दिस पॉलीमर्स आर मोस्टली डिराइव फ्रॉम नेचर, ठीक है, ये नेचुरली डिराइव किए जाते हैं, नेचुरल से लिए जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उनको और थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, केमिकली और ज़्यादा मॉडिफाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, अपने यूजेस के लिए। जैसे रेयन जो होता है वो इसका एग्जाम्पल है। ओके, रेयन की रस्सी आपने सुनी होगी, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, सेमी सिंथेटिक का एग्जाम्पल होगा रेयन। अगर आपको याद नहीं होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे याद कर सकते हो आसानी से। ओके, चलिए, तो ये होगी स्लाइड कंप्लीट अपनी। देखिए आप लोग, हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया है, बताओ, थोड़ी सी देर में हमने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया। अब ऐसे हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। ओके, चलिए, तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लीनियर हो गया, ब्रांच हो गया, क्रॉस लिंक हो गया, नेटवर्क हो गया। ओके, चलिए, तो लीनियर पॉलीमर के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स फॉर्म लॉन्ग चेन विथआउट ब्रांच। यहाँ पर ब्रांचेस नहीं होती है, सिर्फ चेन होती है, लॉन्ग चेन होती है। आप लोग साइड में डायग्राम जो बना हुआ है, इमेजेस लगा रखी है हमने, वहाँ पर आप लोग आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ चेन है। ब्रांच की बात करते हैं तो ब्रांच में क्या होता है भैया, मॉलिक्यूल्स हैविंग ब्रांच पॉइंट्स दैट कनेक्ट 3 और मोर सेगमेंट्स। होता क्या है यहाँ पर, होता ये है कि यहाँ पर ब्रांचेस आ जाती है। क्या आ जाती है, यहाँ पर ब्रांचेस आ जाती है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। लीनियर उनमें आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा जब आप इमेज देखते हो साइड में जो लगी हुई है। ओके, तो क्या है, वहाँ पर ब्रांचेस आ चुकी है, शाखाएं आ चुकी है, समझ रहे हो आप लोग, बस यही नाम है इसका, ब्रांच पॉलीमर। ओके, हाई डेंसिटी आती है लीनियर के अंदर और लो डेंसिटी आती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है वो होती है ब्रांच के अंदर। देखिए हाई डेंसिटी मतलब कि जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो फ्लेक्सिबल नहीं होती, लेकिन लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। ओके, तो लो डेंसिटी वाली होती है पॉलीथीन हमारी, वो आती है ब्रांच के अंदर, ठीक है, ब्रांच के अंदर आती है। आगे देखिए, क्रॉस लिंक पॉलीमर, इट इंक्लूड्स इंटरकनेक्शन बिटवीन चेन। तो देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने चेन्स काफ़ी ले रखी है, उनके बीच में इंटरकनेक्शन कर दिया है, और इसी को बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर। नाम से क्लियर, क्रॉस हो जाती है। और क्या, यहाँ पर जो हमारी लीनियर पॉलीमर हमने पढ़ा था जहाँ पर चेन हुआ करती थी, तो यहाँ पर भी चेन हुआ करेगी, लेकिन साथ में ये क्या होंगी, इंटरकनेक्टेड होगी, ठीक है। ये सारी चेन्स क्या होंगी, इंटरकनेक्टेड होगी, बस इसी को बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर। इसका एग्जांपल है बेकेलाइट आपने सुना होगा कभी ना कभी, बेकेलाइट। देखिए बेकेलाइट जो है सबसे ओल्डेस्ट जो हमारा पॉलीमर माना जाता है इसको। ओके, इसको मैंने आगे अच्छे ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है, मजे आएंगे पढ़ने में आगे। अभी आप इतना समझो कि बेकेलाइट एक पॉलीमर है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, क्योंकि देखो क्रॉस लिंक का मतलब क्या है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये हो जाएगा, ओके, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बेकेलाइट।
उसके बाद बात करते हैं नेटवर्क पॉलीमर के अंदर। देखिए नेटवर्क पॉलीमर जो होता है वो कोई अलग से नहीं बनाया गया है, वो क्रॉस लिंक के अंदर ही आता है। क्रॉस लिंक के अंदर ही कौन आता है? नेटवर्क पॉलीमर भी आता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शाखाएं निकल जाती है। उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पर बात करें चेन की, तो चेन की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। अ क्रॉस लिंक पॉलीमर दैट इंक्लूड्स न्यूमरस इंटरकनेक्शन बिटवीन चेन्स। ओके, तो ये क्रॉस लिंक के अंदर ही आ जाता है। तो जहाँ यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैंने अलग से एक्सप्लेन नहीं किया, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे लीनियर मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ब्रांच बताया था, क्रॉस लिंक बताया था। तो आप यहीं पर इसको इंक्लूड कर सकते हो क्रॉस लिंक के अंदर ही, कि नेटवर्क पॉलीमर भी इसी के अंदर आते हैं। ओके, अब बात करते हैं बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। ओके, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर, तो बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर हम बात कर लेते हैं। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, एक काम करते हैं, पहले हम ये कर लेते हैं, पहले हम लोग ये कर लेते हैं बेस्ड ऑन मोड ऑन पॉलीमराइजेशन। ओके, इसको थोड़ी देर से कर लेंगे अपन, पहले ये कर लेते हैं क्योंकि स्लाइड हमारे पास पहले ये वाली लगी हुई है। तो पहले अपन लोग ये निपटा देते हैं, पॉलीमराइजेशन निपटा देते हैं, उसके बाद अपन करेंगे मॉलिक्यूलर फोर्सेस को। ओके, तो यहाँ पर दो ही है सिर्फ, एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर, इनको देख लेते हैं। ये रहे भैया एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या होता है एडिशन पॉलीमर के अंदर? फाउंड बाय द रैपिड एडिशन ऑफ मोनोमर्स, मॉलिक्यूल्स पॉसेस डबल और ट्रिपल बॉन्ड। देखिए एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे वो जुड़ते जाएंगे, एक रिपीटेड एडिशन होता जाएगा इनका, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो इसी को बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। अपन क्या कर रहे हैं, अपन लोग इसको क्लासिफाई कर रहे हैं पॉलीमराइजेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके, पॉलीमराइजेशन क्या होती है? एक प्रोसेस होती है मोनोमर से पॉलीमर बनने की। ओके, तो इसी को तो बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो इसके ऊपर हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। तो एक तो आप ऐसे बना सकते हो कि मोनोमर लाओ, मोनोमर को डायरेक्ट ऐड कर दो, ठीक है, तो ये होगा एडिशन पॉलीमर। अब कंडेंसेशन समझो तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक काम करते हैं, पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होमोपॉलीमर, एक कोपॉलीमर। होमो मतलब होता है सेम, तो यहाँ पर सेम मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे। कोपॉलीमर मतलब कि डिफरेंट, तो यहाँ पर डिफरेंट मोनोमर्स जुड़ने वाले हैं, ठीक है। सेम मोनोमर्स जुड़ेंगे तो होमो बन गया, डिफरेंट मोनोमर जुड़ेंगे तो कोपॉलीमर बन गया, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या हो गया? पॉलीइथीन, पॉलीइथीन हो गया। उसके अलावा हो गया अपना पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो देखो विनाइल क्लोराइड भी सेम होंगे, यहाँ पर विनाइल क्लोराइड ऐड करते जाओ, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। इस तरह से अगर आप सेम मोनोमर्स को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? पॉली बन जाएगा, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड यहाँ पर बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर है पॉलीथीन, इथिन, इथाइल, जो भी हमारे इथाइलिन मॉलिक्यूल्स हैं उनको आप ऐड करते जाओ तो क्या बन जाएगा? पॉलीथाइलिन बन जाएगा। ओके, तो यही नाम यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सेम होते हैं। उसके बाद आता है एक अपना ब्यूनाइस। यहाँ पर क्या होता है? ब्यूनाइस होता है। ब्यूनाइस भी एक एग्जांपल है पॉलीमर का। ये आपको मैंने आगे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको मोनोमर भी याद करवाए हैं, साथ में अपने पॉलीमर्स भी आपको वहाँ पर बताएं। ओके, तो अभी आप ये समझो कि ब्यूनाइस नाम का कोई पॉलीमर है जो किसके अंदर आता है? वो आता है कोपॉलीमर के अंदर, ठीक है। इतना चलिए आगे देखिए, कंडेंसेशन पॉलीमर formed by the combination of monomers with the elimination of simple molecules such as water। देखो अब आपको समझ में आएगा दोनों में डिफरेंस। देखिए एडिशन में क्या होता था? एडिशन में डायरेक्ट एडिशन हो रहा था, लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में मॉलिक्यूल ऐड तो होते हैं, लेकिन वहां पर पानी जैसे सिंपल मॉलिक्यूल जो होते हैं, जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, इस तरह के जो छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिमूव भी हो जाते हैं, ठीक है, एलिमिनेट हो जाते हैं। एलिमिनेट मतलब रिमूव हो जाते हैं। ओके, तो पानी रिमूव हो गया, वाटर रिमूव हो गया, मतलब वाटर रिमूव हो गया, अल्कोहल रिमूव हो गया। पानी और वाटर एक ही होता है, तो वाटर और अल्कोहल रिमूव यहाँ से हो जाते हैं। तो रिमूव होने की प्रक्रिया और साथ में ऐड होने की प्रक्रिया, कंबाइन होने की प्रक्रिया, ये दोनों मिलकर क्या कहलाती है? कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है नाइलॉन 6,6। नाइलॉन 6,6 इसका एग्जांपल है कंडेंसेशन पॉलीमर का। ओके, तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर को। एडिशन में डायरेक्ट एडिशन होता है, रिपीटेड एडिशन होता है मोनोमर्स का, ठीक है। लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता है? एडिशन तो होता है, लेकिन साथ में यहाँ पर एलिमिनेशन भी हो जाता है सिंपल मॉलिक्यूल्स का। पानी वगैरह जो होते हैं, पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, ये बाहर निकल जाते हैं और फिर बनता है हमारे पास पॉलीमर। एग्जाम्पल है इसका नाइलॉन 6,6। ओके, तो कंडेंसेशन भी आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर, कि फोर्सेस के ऊपर किस तरह से आप बता सकते हो इनको। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है इलास्टोमर्स, ठीक है, इलास्टोमर पॉलीमर्स। इसका मतलब क्या है भैया? देखिए ये रबर जैसा सॉलिड होता है, ठीक है, रबर लाइक सॉलिड होता है। वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होने वाली है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होगी वो काफी ज्यादा वीक होगी, बहुत ज्यादा वीक होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और उसी के ऊपर तो हम क्लासीफाई कर रहे हैं इसको। तो इसकी सबसे वीक होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर ये इसका एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। क्या होता है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर? देखिए वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, वैसे तो मैंने इसको आगे एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पर हम देखो होता क्या है,
यहाँ पर सिर्फ हम एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे जब पढ़ेंगे इसको हमने ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है। चलो मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को वल्केनाइजेशन ऑफ रबर होता क्या है। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर टू मेक मोर यूजफुल। देखिए जो रबर होता है ना, रबर को ज़्यादा यूजफुल बनाने के लिए उसमें हम कुछ संशोधन करते हैं। क्या करते हैं संशोधन, देख लीजिए आप लोग। हम सबसे पहले कच्चा रबर लेते हैं, रॉ रबर लेते हैं, उसमें ऐड करते हैं सल्फर, उसके बाद कर देते हैं हीट, उसको कर देते हैं हीट। इस प्रोसेस को बोलते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, क्यों करते हैं समझ में आ गया आपको, ताकि हम इसको और ज़्यादा यूजफुल बना सकें। क्लियर है सभी को इतना? चलिए, तो ये बात है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर की। तो ये किसके अंदर आता है, ये इलास्टोमर्स के अंदर ही आता है। तो कहाँ थे हम लोग, ये देखो यहाँ पर थे हम लोग। तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर किसका एग्जांपल मिल गया, इलास्टोमर्स का एग्जांपल है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है काफ़ी वीक होती है, तभी तो हम रबर को स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि फोर्सेस काफ़ी वीक होती है। रबर को हम स्ट्रेच करते हैं ना, पनाते हैं रबर को, इसलिए तो पनाते हैं ताकि वो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। ब्यूनाइन ब्यूनाइस, ये दो आप दोनों भाइयों को ध्यान रखिएगा, ब्यूनाइन और ब्यूनाइस दोनों भाई भाई हैं, दोनों इसके एग्जाम्पल्स हैं इलास्टोमर्स के। देखिए सब रबर ही है एक तरह से। ओके, तो मैंने आपको इसको आगे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इलास्टिक इन नेचर, ठीक है, ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं, इनको आप लोग आराम से स्ट्रेच कर सकते हो, बना सकते हो इनको आप लोग आसानी से, तो इलास्टिक इन नेचर होते हैं। अब बात करते हैं फाइबरस पॉलीमर्स की। तो थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड होते हैं। पहली बात तो ये हो गई कि थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं। उसके बाद हाई मॉड्यूलस होता है। ठीक है, हाई मॉड्यूलस इनका होता है। हाई मॉड्यूलस मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा ना यंग मॉड्यूलस के बारे में थोड़ा बहुत, कि ये इलास्टिसिटी को डिफाइन करता है, फिजिक्स में होता है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो कि भैया मॉड्यूलस है जो इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, मॉड्यूलस किसके बारे में बात करता है, इलास्टिसिटी के बारे में ही बात करता है। ओके, तो थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड, अरे भैया नाम में ही छुपा हुआ है फाइबर। ओके, तो किससे मिलकर बने होंगे, धागों से, धागों जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है और क्या, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स ये होते हैं। थ्रेड मतलब क्या होता है, धागे ही तो होते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो आप लोग। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वीकेस्ट था, यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा। ओके, उसके बाद नाइलॉन 6,6 इसका एग्जाम्पल है, नाइलॉन 6,6 इसका एग्जाम्पल है ना। जिन लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ रखा है उनको लगता होगा थोड़ी देर के लिए कि सर ये नाइलॉन 6,6 क्या है, नाइलॉन 6,6 ऐसे भी नाम होते हैं क्या? हाँ भैया ऐसे नाम होते हैं, आप लोग आगे देखने वाले हो। ओके, चलिए, तो नाइलॉन 6,6 आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी तो आप लोग इतना ध्यान रखो कि नाइलॉन 6,6 नाम की कोई प्रजाति है जो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, वो करती है फाइब्रस पॉलीमर्स के अंदर। ओके, चलिए तो आगे देख लेते हैं भैया। आगे अपने पास थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, उसके बाद है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, ये भी किसके अंदर आते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर आते हैं। तो दो पहले हमने पढ़ लिया, अब दो इसकी बारी है। इस तरह से चार हो जाएंगे मॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर। ओके, डिफरेंसेस के अलग अलग प्रकार के। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लाइज बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर। तो अभी हमने देखा इलास्टोमर की सबसे वीक होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, फाइबर की स्ट्रॉन्ग होती है। तो दोनों के बीच में कौन आता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स इसके दोनों के बीच में आता है। थर्मोप्लास्टिक सेटिंग जो होता है वो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है, किसके मामले में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के मामले में। ओके, तो इसकी तीनों के बीच में आने वाली है, दोनों के बीच में आने वाली है। इलास्टोमर्स और फाइबर के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसकी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। उसके बाद आगे देखिए, कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग। जैसे जैसे आप लोग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक समझ लो आप लोग, प्लास्टिक क्योंकि इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो क्या होता है ना, जैसे जैसे हम पॉलीथीन हो गया अपना, तो पॉलीथीन को अगर आप लोग हीट करते हो तो क्या होता है, वो सॉफ्ट होता जाता है। ओके, सॉफ्ट होता जाता है, पिघल जाता है वो, देखा होगा ना आपने पॉलीथीन को अगर आप पिघलाते हो तो। और आप इसका रीयूज कर सकते हो, रिशेप कर सकते हो इसको। देखो अगर मान लो आपके पास एक प्लास्टिक की बाल्टी है, ओके, आप उसको हीट करते हो तो क्या होगा, तो वो पिघल कर कुछ और शेप ले लेगी। तो इससे आप लोग शेप उसका चेंज कर सकते हो और अपने हिसाब से उसका शेप रीयूज बना सकते हो। ओके, तो आप रीशेप कर सकते हो उसको, रीयूज भी कर सकते हो, प्लास्टिक को रीयूज किया जा सकता है। ठीक है, स्लाइटली ब्रांच, इसमें कुछ ब्रांचेज होती है। स्लाइटली ब्रांच पॉलीमर हमने देखा था, उसका ये एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक सेटिंग। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं हमारे पॉलीथीन वगैरह, तो ये इसमें कुछ ब्रांचेज होती हैं। उसके बाद थर्मोसेटिंग पॉलीमर के ऊपर बात करते हैं। चलो इससे पहले एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। PMMA, अगर आप परीक्षा बोर्ड लेकर बैठे हो तो वहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा मेज द कॉलम में PMMA। क्या होता है PMMA, ये होता है थर्मोप्लास्टिक सेटिंग का एक एग्जाम्पल। ओके, ल्यूसाइड इसको प्यार से बोला जाता है, इसको मैं याद करवा देता हूँ। देखिए अगर अभी की सिचुएशन देखी जाए 2022 की, आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी वीडियो बना रहा हूँ तब 2022 चल रहा है। इस समय पर हमारे जो प्रधानमंत्री है वो है नरेंद्र मोदी। अगर आपके समय कोई और प्रधानमंत्री है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन हमारे समय इस समय जो प्रधानमंत्री है वो है नरेंद्र मोदी। ओके, और उनके सहयोगी कौन है, अमित शाह उनके सहयोगी है। लेकिन एक नाम सुना होगा आपने, पैरेलल यूनिवर्स।
ठीक है, पैरेलल यूनिवर्स जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, सब लोग मानते हैं। ठीक है, अभी तो मनगढ़ंत कहानी है पैरेलल यूनिवर्स, तो पैरेलल यूनिवर्स में कोई और प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, कोई और सहयोगी होगा प्रधानमंत्री का। तो पैरेलल यूनिवर्स में जो प्रधानमंत्री है वो है मायावती, पीएम कौन है वहां का, मायावती है। ओके, पीएम कौन है, मायावती, और उनका सहयोगी कौन है, लालू प्रसाद यादव है। तो आप इसको याद कर सकते हो, पीएम मायावती और सहयोगी जो है वो लालू है, लालू प्रसाद यादव। तो एलयू लगा दिया लालू के आगे। ओके, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप क्या कर सकते हो, इस साइट पर जाके चेक कर सकते हो। वेबसाइट जो होती है हमारी, वेबसाइट को साइट बोलते हैं, ठीक है, वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं, साइट्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। अब आगे देखते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को। डू नॉट कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग। तो भैया इनको अगर आप हीट करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, सॉफ्टनिंग तो ये करेंगे ही नहीं। ओके, क्योंकि ये कचकड़े, बेकेलाइट क्या होता है, कचकड़ा होता है, और कचकड़े को आप ना तो रीशेप कर सकते हो ना रीयूज कर सकते हो। एक बार कचकड़े को ब्रेक कर दिया तो आप फिर से उसको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, ध्यान रखिए। तो आप ना तो इसको रीशेप कर सकते हो ना तो आप लोग इसको रीयूज कर सकते हो। आया इतना समझ में सबको? ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं एडिशन पॉलीमर के ऊपर। भैया हमने देखा था ना एडिशन पॉलीमर, बस कहानी सारी खत्म हो चुकी है। अब बारी आती है अपने को याद करने की। हमें याद करने होते हैं पॉलीमर और उनके एक एक मोनोमर। हमको एक ही मोनोमर होता है वैसे तो, एक मोनोमर हमको याद करना होता है, पॉलीमर हमको याद करना होता है। पॉलीमर और मोनोमर हमको याद करने होते हैं, तो इसको याद करेंगे आप लोगों को। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हमने बना रखी है। पहले आता है एडिशन पॉलीमर, उसके बाद लेंगे हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, तो एडिशन पॉलीमर में हमने ले रखे हैं कुछ, आप लोग देख सकते हो इतने ही हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पॉलीमर हमारे, वो हमने ले रखे हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल। देखिए क्वेश्चन में अगर आपको ये दे रखा है तो आपसे ये पूछ सकते हैं, अगर आपको ये दे रखा है तो आपसे ये पूछ सकते हैं। तो आपको इन दोनों में से कोई एक तो दे रखा होगा। ठीक है, जैसे आपसे बोल देंगे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का आप क्या बनाओ, मोनोमर बताओ, तो आप क्या बताओगे कि भैया इसका मोनोमर जो होता है वो होता है विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो विनाइल क्लोराइड इसका हो गया मोनोमर, मोनोमर से मिलकर बनेंगे पॉलीमर। तो पॉली इसके आगे लगा दो तो बन जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी भी इसको बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पाइप इससे बनाए जाते हैं। ओके, उसके बाद पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन ये होता है टेफ्लॉन, इसको बोलते हैं। देखो टेफ्लॉन, ठीक है, टेफ और यहाँ पर बन जाएगा टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लो बोल दो इसको, और यहाँ से हम ले लेते हैं एन। तो इस तरह से टेफ्लॉन बनता है, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। समझ गए होंगे आप लोग मेरी भावनाओं को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को। टेफ्लॉन इसको बोलते हैं। ओके, टेफ्लॉन। चलिए, तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन टेफ्लॉन के नाम से भी आ सकता है, यहीं से ध्यान रख लेना भैया लोगों। यहाँ से आ रहा है टेट्रा बन जाएगा, और क्या टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। इसका जो मोनोमर होता है वो होता है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ठीक है, यहीं से आप लोग बना सकते हो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। तो बस इसके आगे पॉली लगाओ तो पॉली हटा दो, बन जाएगा मोनोमर। ठीक है, पॉली हटा दोगे तो बन जाएगा मोनोमर। उसके बाद बात करते हैं पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। चलिए, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, तो पॉली एक्राइलो नाइट्राइल इसको पेन भी बोलते हैं, PAN, इसको क्या बोल सकते हैं, पेन भी हम लोग बोल सकते हैं। इसका एक और नाम होता है ऑर्लोन। ठीक है, इससे ऊन बनती है। इससे क्या बनती है, ऊन जो होती है, ऊन बनाई जाती है स्वेटर्स में जो लगती है ना, फॉर मेकिंग स्वेटर्स। तो इस तरह की ऊन जो होती है वो किससे बनती है, ऑर्लोन से बनती है। तो ओ से आप याद कर सकते हो, ओ फॉर ऊन। ठीक है, ओ फॉर ऊन, तो आप इसको याद रख सकते हो, ओ फॉर ऊन, पढ़ा होगा ना, ऊन, ऊन। तो इस तरह से आप इसका यूज़ तो याद रख सकते हो ऑर्लोन से। ओके उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका मोनोमर क्या होगा, एक्राइलोनाइट्राइल इसका मोनोमर होने वाला है। एक्राइलोनाइट्राइल क्या होने वाला है भैया, इसका मोनोमर होने वाला है। यूजेस आपको मैंने बता दिया, स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं, यहाँ पर आप लोग आसानी से देख सकते हो एक्राइलोनाइट्राइल का लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, ऑर्लोन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो समझ गए होंगे आप लोग। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलीअमाइड्स। ओके, पॉलीअमाइड्स ये किसके अंदर आता है, कंडेंसेशन के अंदर आता है। कंडेंसेशन पॉलीमर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आता है पॉलीअमाइड, ठीक है, और पॉलीएस्टर आता है। पॉलीअमाइड, पॉलीअमाइड, अमाइड क्या होता है अगर आपको पता हो तो, अमाइड इस तरह से दिखता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको पता है उसको एक बार मैं बता देता हूँ कि अमाइड कुछ इस तरह का दिखता है हमारा। ठीक है, एल्केन अमाइड बनाकर दिखा देते हैं आप लोगों को, इस तरह का अमाइड ग्रुप होता है हमारा। तो यहाँ पर आता है नाइट्रोजन ग्रुप, इतना आपको ध्यान रखना है। अमाइड ग्रुप में क्या आता है, नाइट्रोजन ग्रुप आता है। तो इसके जो एग्जांपल बनेंगे वो सभी नाइट्रोजन से रिलेटेड होंगे। नाइलॉन हो गया, नाइलॉन 6 हो गया, इन सभी में क्या आता है, नाइट्रोजन आता है। ओके, चलो, तो ये आपको मैंने समझा दिया। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो नाइलॉन 6,6 और इसके एग्जाम्पल है नाइलॉन 6। ये हो गया आपके पॉलीमर, ये हो गया हमारे पॉलीमर्स। इसके जो एग्जाम्पल्स बनेंगे वो देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल से पहले आपको मोनोमर बता देता हूँ मैं। मोनोमर देख लीजिए, हेक्सामिथाइलिन डायामीन प्लस एडिपिक एसिड। डरना नहीं है नाम देखकर, डरना नहीं है आप लोगों को नाम देखकर। हेक्सामिथाइलिन डायामीन प्लस एडिपिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन डायामीन प्लस एडिपिक एसिड। देखिए हेक्सा मतलब क्या होता है,
6 होता है हेक्सा मतलब, ठीक है। हेक्सा मिथाइलिन, मिथाइलिन क्या होता है, मिथाइलिन ग्रुप हमारा, मिथाइलिन लगा दो आप लोग यहाँ पर ग्रुप, ठीक है। CH2 जो ग्रुप हमारा होता है वो होता है मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया मिथाइलिन ग्रुप हमारा। डाई अमीन, डाई अमीन, कितने अमीन चाहिए हमको, अमीन आप लोग बना दो डाई, 2 आपको अमीन बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अमीन ग्रुप बना सकते हो। NH2 ग्रुप हमारा जो होता है वो अमीन ग्रुप कहलाता है। देखो अमीन ग्रुप में क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, तो मैंने आपको बता रखा है कि जहाँ जहाँ नाइट्रोजन आता है वो पॉलीएमाइड के एग्जाम्पल बन जाते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका डायमीन, ठीक है। अब एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड जो आप लोगों को अगर पता हो, एडिपिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप जिससे होते हैं, तो एडिपिक एसिड भी इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं, ओके। तो नाइलॉन 6,6 का एग्जांपल क्या बनेगा, हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड। अब थोड़ा सा याद करने पे थोड़ी चर्चा करते हैं अपन लोग। 6,6 मतलब 6 2 बार आ रहा है, 6 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 बार कुछ कंपाउंड को लिखने वाले हैं, एक कंपाउंड नहीं रहेगा यहाँ पर, 2 मोनोमर यहाँ पर रहने वाले हैं, ओके। 2 मोनोमर हम लोग यूज़ करेंगे, ये बात होगी, 2 मोनोमर आने वाले हैं क्योंकि 6,6 लगा हुआ है। उसके बाद 6 मतलब क्या आएगा, हेक्सा, क्या आएगा, हेक्सा। हेक्सा आप लोगों को याद रख सकते हो आप लोग कि हेक्सा मतलब 6, तो इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करना। इसके लिए हमारी कोई ट्रिक नहीं है, आने वाले कुछ पॉलीमर के लिए हमने बना रखी ट्रिक, इसकी ट्रिक हमसे नहीं बन पाई। अगर आपको बने हुई ट्रिक तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। हेक्सा मतलब 6, 6 मतलब हो गए, 2 6 आ रहे हैं, मतलब कि 2 प्रकार के हमारे मोनोमर्स आने वाले हैं, ओके। दोनों का हम कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। तो हेक्सा मिथाइलिन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड, इसको अगर आप 4-5 बार बोलोगे अपने मुंह से तो आप इसको याद कर सकते हो। हेक्सा मिथाइलिन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड, हेक्सा मिथाइलिन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड, इसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा, ओके। चलिए तो आगे देखते हैं नाइलॉन 6,6 को। नाइलॉन 6,6 को क्या बोलते हैं, परलोन भी बोलते हैं, ओके। नाइलॉन 6,6 को क्या बोलते हैं, परलोन भी बोला जाता है, परलोन एल इसको बोलते हैं, ओके। इसका जो मोनोमर होता है वो होता है कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम जो होता है इसका मोनोमर होता है। मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा, कैप्रोलेक्टम इसका मोनोमर होता है। देखिए यहां पर सिर्फ एक यूनिट है क्योंकि हमारे पास 6 एक है, 6 एक है मतलब कि जो मोनोमर है वो एक बनेगा, 2 मोनोमर लेने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है, ओके। उसके बाद देखिए आप लोग नाइलॉन 6, नाइलॉन में क्या आ रहा है, नाइलॉन में लोन आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या आएगा, लोन आएगा, नाइलॉन। तो आगे बस पर आप लोग याद कर लो, लोन तो इसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। लोन इसने ले रखा है, नाइलॉन, तो पर लोन, ठीक है। पर लोन में क्या लगा दोगे, एल लगा दोगे, एल आप लोग क्या लगा दोगे, एल आपको उसमें ऐड कर देना, तो क्या बन जाएगा, पर लोन एल बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए मोनोमर क्या होंगे इसके, कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम क्या होगा इसका मोनोमर होने वाला है, ठीक है, कैप्रोलेक्टम। इसको भी आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, रोल आ रहा है, ठीक है, रोल, आर, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, ROL, ठीक है, रोल। और यहाँ पर हमने क्या देखा था, लोन देखा था, LON। तो इसमें राइमिंग बन रही है लोन रोल करके, तो आप इसको थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिएगा। कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम, परलोन एल, परलोन एल और कैप्रोलेक्टम, इस तरह से आप याद करने की कोशिश कर सकते हो। परलोन में लोन आ रहा है तो इसको नाइलॉन भी बोल सकते हैं। नाइलॉन 6,6 का नाम परलोन भी होता है, परलोन एल होता है। देखो ये मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स इसी प्रकार से आने वाले हैं। और इसके मोनोमर पूछा जाता है कि इसका मोनोमर क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि इसका मोनोमर है परलोन, सॉरी कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम इसका मोनोमर है, ठीक है। टायर वगैरह, रोप वगैरह जो होती है वो इससे बनाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर देख लेते हैं भैया। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर में समझते हो एस्टर ग्रुप यहाँ पर आने वाला है, ओके। पॉलिस्टर तो टेरलिन, ग्लिप्टल, बेकेलाइट, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। बात करते हैं कुछ के ऊपर। टेरलिन देख लीजिए, टेरलिन क्या होता है, डेक्रोन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। देखो टेरलिन और ग्लिप्टल दोनों का मोनोमर बिल्कुल सेम बनता है, ओके। देखिएगा थोड़ा थोड़ा सेम बनता है, फुल्ली सेम नहीं बनता है। इथाइलिन ग्लिप्टल, इथाइलिन ग्लिप्टल। उसके बाद इसको बोलते हैं टरथैलिक एसिड, तो यहाँ पर भी थैलिक एसिड आ जाता है। सिर्फ डिफरेंस जो आता है वो आता है टर का, क्योंकि यहाँ पर यूज हुआ है टेरेलिन, तो टर यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, ओके। तो ये बन जाएगा इसका एग्जाम्पल, सॉरी मोनोमर इसका बन जाएगा। तो इथाइलिन ग्लाइकोल टरथैलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल टरथैलिक एसिड। अगर आप एक याद कर ले तो ग्लिप्टल अगर आपने याद कर लिया तो टेरेलिन आप आसानी से याद कर सकते हो। अगर टेरेलिन याद कर लिया तो ग्लिप्टल आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। तो एक याद करो, 2 का काम हो जाएगा। टेरेलिन को डेक्रोन बोलते हैं, ओके। मोनोमर क्या बनेगा इसका, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टरथैलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टरथैलिक एसिड, ये बनेगा टेरेलिन का मोनोमर। ग्लिप्टल का क्या बनेगा मोनोमर, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा याद करवाने की आपको कोशिश करता हूँ। ग्लिप्टल को पकड़ लेते हैं। ग्लिप्टल में क्या आ रहा है, ग्लाई आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लाइकोल यूज होने वाला है,
ग्लाइकोल यहाँ पर यूज़ होने वाला है। यहाँ पर क्या आ रहा है, ग्लिप्टल, टल आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, टल आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से पी आ रहा है स्टार्टिंग में, तो पी से आप यहाँ से याद कर सकते हो थैलिक, ठीक है, थैलिक यहाँ पर आप याद कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टरथैलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टरथैलिक एसिड। ये किसका बनेगा, ये टैलिन का बनेगा, और ग्लिप्टल का क्या बनेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड। टर यहाँ से हटा देना, टर यहाँ पर मत करना, ठीक है, मेंढक की तरह टर कर देना मेंढक। तो टर आपको कहाँ पर करना है, सिर्फ टेरेलिन करना है, ग्लिप्टल में आपको टर नहीं करना है, आपको सिर्फ थैलिक एसिड लिख देना है। ओके, आगे देखते हैं बेकेलाइट को। बेकेलाइट देख लेते हैं बेकेलाइट को। बेकेलाइट उसका मोनोमर जो बनता है वो बनता है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। देखो इसको मैं याद करवाने की आपको कोशिश करूंगा, बहुत अच्छी ट्रिक है हमारे पास इसकी। तो बेकेलाइट, इसके यूजेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस बनते हैं। क्यों बनते हैं इसके इलेक्ट्रिक स्विचेस, आपको मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो ये ओल्डेस्ट पॉलीमर है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये भी आपको मैंने बता रखा है कि बेकेलाइट जो होता है, कचकड़ा जो होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हीट रेजिस्टेंट पॉलीमर, ये है सबसे बड़ी बात। ये क्या कर सकता है, हीट को रेजिस्ट कर सकता है। जब भी तो इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनते हैं ताकि हमको करंट ना लगे, ओके, तभी तो स्विचेस इसके बनाए जाते हैं बेकेलाइट के। तो बेकेलाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हीट रेजिस्टेंट पॉलीमर होता है, ध्यान रखेंगे सभी, हीट रेजिस्टेंट पॉलीमर ये होता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्ट कि हीट रेजिस्टेंट पॉलीमर कौन सा होता है, तो आपको लिखना होता है बेकेलाइट। ओके, अब याद करने की कोशिश करते हैं मोनोमर को। देखिए बेकेलाइट है, बेकेलाइट में जो मोनोमर है वो है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। एक कंपनी है, मान लो थोड़ी देर के लिए रेजिन नाम की कोई कंपनी है, ठीक है, रियोन, वैसे तो रेजिन नाम की कोई कंपनी है, ठीक है, जो जूते बनाती है। क्या बनाती है, जूते बनाती है। जूते कौन से बनाती है, फॉर्मल शूज़ वो बनाती है। कौन से शूज़ बनाती है वो, फॉर्मल शूज़ बनाती है, ठीक है, फॉर्मल शूज़ जो वो बनाती है। तो आप इसको याद कर सकते हो फॉर्मल से, कि फॉर्मल शूज़ कौन बनाती है, एक रेजिन नाम की कंपनी बनाती है। ओके, रेजिन नाम की कंपनी एक शूज़ बनाती है। कौन से शूज़ बनाती है, वो बनाते हैं फॉर्मल शूज़। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। फिर फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मल जो आता है उसमें आप लोग बेकेलाइट को याद कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मल शूज़ कौन बनाती है, वो बनाती है एक कंपनी है जो कि फॉर्मल शूज़ बनाती है। ओके, कंपनी का नाम रेजिन है, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए इसको याद कर सकते हो रेजिन, ताकि आपको इसको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ओके, तो इस तरह से आप बेकेलाइट को याद कर सकते हो, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिनोल। फॉर्मल मतलब फॉर्मल शूज़। फॉर्मल शूज़ क्या होते हैं, देखा होगा ना आपने, फॉर्मल शूज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आजकल छपरी शूज़ भी चल चुके हैं, ठीक है, जो छपरी लोगों पहनते हैं। तो फॉर्मल शूज़ की बात अलग ही है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। करंट वगैरह तो लगता नहीं है, तो आप इसको यहाँ से भी याद रख सकते हो कि ये हीट रेजिस्टेंस पॉलीमर भी होता है जूते वगैरह, ठीक है। फॉर्मल जूते सबसे बेस्ट होते हैं, ऐसा बोला जाता है। सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन फॉर्मल जो शूज़ होते हैं, फॉर्मल शूज़ जो होते हैं भैया, वो अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं मेलमोवर की। किसकी बात करते हैं, मेलमोवर की हम बात करते हैं। मेलमोवर क्या होता है, मेलमोवर भी एक कंडेंसेशन पॉलीमर ही होता है। ओके, तो इसका जो मोनोमर होता है वो होता है मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड। मेलामीन एंड फॉर्मल्डिहाइड इसका क्या होता है, मोनोमर होता है। यूजेस क्या है इसके, कप्स बनते हैं, प्लास्टिक प्लेट्स बनती है। ओके, देखो अगर आप लोगों के पास इस तरह का पुष्टा आता है, ठीक है, इस तरह का पैकेट आता है, तो वहाँ पर लिखा होता है मेलमोवर, अगर आपने अच्छे से देखा होगा। लेकिन हम लोग तो देखते नहीं हैं, ठीक है। मम्मियाँ वगैरह सामान लाती है, उसके बाद वो पुष्टे को कहाँ फेंक देती है पता भी नहीं चलता। अगर आप अगली बार से मम्मियाँ वगैरह कुछ सामान लाए, मम्मी पापा जो भी, उनसे पूछना कि वहाँ पर जो आपने पुष्टा लाए हो जिसके अंदर ये निकला है सब कुछ, ठीक है, ये जो प्लास्टिक वगैरह प्लेट्स वगैरह निकली है वो कहाँ रखा है। मेरे सिलेबस में दे रखा है कि वहाँ पर मेलमोवर लिखा होगा, तो देखो मेलमोवर यहाँ पर लिखा होगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये बात हुई मेलमोवर के ऊपर। मोनोमर क्या बनेंगे इसके, मेलामीन एंड फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, मेलामीन एंड फॉर्मल्डिहाइड, ये बन जाएगा आपका अपना मोनोमर बन जाएगा, ठीक है। याद रख सकते हो, मेल यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पर आपको मेल से याद करना, मेलामीन एंड फॉर्मल्डिहाइड, आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है, मेलमोवर। चलिए, तो आगे देखते हैं। आगे रबर में हम नेचुरल पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये इलास्टिक होते हैं, ओके, इलास्टिक होते हैं। कहाँ से बनते हैं, तो ये रबर प्लांट की जो बाक्स होती है, ठीक है, बाक्स से मिलकर बनते हैं। ओके, तो ये भी आपको पता है कहाँ से ये ऑब्टेन होते हैं, मिलकर नहीं बनते, मतलब वहाँ से हमको ऑब्टेन होते हैं, समझते हो ना। रबर तो रबर जो निकलता है, रबर ट्री वगैरह होते हैं हमारे, तो वहीं से तो मिलता है हमको रबर। ओके, उसके बाद ये आइसोप्रीन याद रख लेना आप लोग। आइसोप्रीन क्या होता है, इसका मोनोमर होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि जो आइसोप्रीन होता है वो मोनोमर होता है कि पॉलीमर होता है, तो आपको क्या बताना है कि आइसोप्रीन जो होता है वो क्या होता है, हमारा मोनोमर होता है। ओके, बात करते हैं सिंथेटिक रबर के ऊपर। सिंथेटिक रबर आपको समझा रखा है मैंने, ठीक है। सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, ये सब कुछ क्लियर कर रखा है। सिंथेटिक मतलब जो लोगों द्वारा बनाया जाता है। ओके,
तो नियोप्रीन हो गया, ब्यूनाइस हो गया, ब्यूनाइन हो गया, ये जो रबर्स होते हैं ये सभी किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं हमारे सिंथेटिक रबर के अंदर, ठीक है। उसके बाद नियोप्रीन एक मोनोमर है, सॉरी मान लीजिए ये क्या है अपना? पॉलीमर है, वेरी सॉरी ये पॉलीमर है, मोनोमर नहीं है। आइसोप्रीन मोनोमर होता है, नियोप्रीन तो हमारा क्या होता है? नियोप्रीन तो हमारा पॉलीमर होता है। तो नियोप्रीन हमारा पॉलीमर है, इसका जो मोनोमर बनेगा वो होता है जो मोनोमर बनेगा इसका वो बनेगा क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन इसका क्या बनेगा? मोनोमर बनेगा। सभी में प्रीन प्रीन आता है, यहाँ पर देख लो आप लोग, ठीक है। प्रीन दिखा तो समझ जाना कि रबर ही है कोई सा, ये प्रीन यहाँ पर आ गया, प्रीन यहाँ पर आ गया, प्रीन यहाँ पर आ गया। पर इसमें ध्यान रखना कि ये आइसो जो जिसके आगे आइसो लग गया वो क्या है? वो मोनोमर है ना कि पॉलीमर है। ये ध्यान रखना, बहुत गलती करते हैं बच्चे कि जो आइसोप्रीन होता है वो क्या होता है हमारा? वो होता है भैया मोनोमर होता है वो, ओके, पॉलीमर नहीं होता। पॉलीमर क्या होता है? नियोप्रीन हमारा पॉलीमर होता है। चलिए वल्कनाइजेशन आपको समझा चुके हैं। रबर को और सल्फर को ऐड करो और उसको हीट कर दो तो आप क्या करोगे? उसको यूजफुल बना सकते हो, इसी को बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अब ब्यूनाइस एक हमारा रबर है, इसको याद करने की ट्रिक हमारे पास है। किस तरह की ट्रिक है? ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मतलब स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, ये होता है मोनोमर। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? ठीक है, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर अगर हम देखें तो SBR इसको बोल सकते हैं। स्टायरीन का S ले लिया, ब्यूटाडाइन का B ले लिया, रबर का R ले लिया, तो SBR। इसको क्या बोल सकते हैं? सबर, ठीक है। सबर रखो, क्या रखो? सबर रखो, सबर रखो, सबर रखो, आपको बता रहा हूं मैं। स्टायरीन, इस टायर को भूतनाथ आपने मूवी देखी होगी भूत, ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा भूतनाथ जो होंगे, इस टायर को भूतनाथ अंकल किस में कन्वर्ट कर देंगे? रबर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इस टायर को भूतनाथ अंकल किस में कन्वर्ट कर देंगे? भूतनाथ अंकल किस में कन्वर्ट कर देंगे? इस टायर को भूतनाथ अंकल रबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस टायर को भूतनाथ अंकल रबर में कन्वर्ट कर देंगे। देखो आप इसको और अच्छे से याद कर सकते हो। भूत क्या होते हैं? भूत, डायन आपने सुना होगा, ठीक है। तो भूत और डायन, ये देखो डायन ही तो है, ये हो गया भूत, ये हो गया डायन। तो भूत और डायन एक ही होते हैं लगभग, ओके, दोनों एक ही काम करते हैं, बच्चों को डराते हैं, बड़ों को डराते हैं। वैसे भूत वगैरह कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भूत वगैरह होते हैं उनसे काफ़ी डर लगता है, ठीक है। तो भूत और डायन जो होते हैं वो क्या करेंगे? जादूगर होते हैं भूत और जो भी डायन वगैरह होते हैं, तो क्या कर सकते हैं? इस टायर को क्या बना देंगे? रबर बना देंगे। और इस तरह से जो छोटे मोटे बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं कि अरे भैया ये क्या हो गया, इस टायर से आपने क्या बना दिया, इस टायर से आपने क्या बना दिया? रबर बना दिया, ओके। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अपना हो गया चैप्टर फिनिश। अब बात करते हैं बोर्ड के कुछ ऑब्जेक्टिव की। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग लगा लीजिएगा, सारे के सारे सिंपल है, आप लोग आसानी से इनको कर सकते हो, ओके। तो ये सारे सब कुछ मैंने करवा दिया आप लोगों को, अब आपकी बारी है कि इनको सबको करो, ठीक। ये PDF जो है वो MP बोर्ड एजुकेशन ऐप पर अपलोडेड है, आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा, ओके। तो करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई भी करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।